कोड लिखते समय स्पीड और एफिशिएंसी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज्यादा। खासकर तब जब गेट या सीबी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही हो, जहां स्क्रीन पर टाइमर टिक टिक कर रहा होता है और हर एक सेकंड मायने रखता है। बिल्कुल। आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद सबसे बेसिक लगता है, अरेज। हाँ, अरेज। ज्यादातर लोग इसे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए तैयार किया गया एक गाइड है, और इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि हम एक सोने की खान के ऊपर बैठे हैं और हमें पता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि अरे क्या है, बल्कि इसके छिपे हुए रहस्यों को उजागर करना है। हम देखेंगे कि इस सीधी साधी लिस्ट की असली ताकत क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी क्या है, और फिर उन चालाक लगभग जादुई तकनीकों को समझेंगे जो प्रोग्रामर्स ने उस कमजोरी को ही एक ताकत में बदलने के लिए इजाद की है। ये सफर मजेदार होने वाला है, क्योंकि अरेज सुनने में भला ही बेसिक लगते हैं, लेकिन असल में स्टैक, क्यू, हैश टेबल, यहाँ तक कि हीप्स जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स की नींव में यही हैं। अच्छा। आज हम इस नींव की मजबूती और उसके डिजाइन को समझेंगे कि आखिर ये इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को सहारा कैसे देती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे सोर्स में पहली लाइन में लिखा है, एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन जो लगातार मतलब कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होता है। हम अब ये लगातार या कंटिग्यूअस शब्द, यही सारा खेल है ना? इसका असल में क्या मतलब है? बिल्कुल, यही वो शब्द है जो अरे को अरे बनाता है। लगातार का मतलब है कि मेमोरी में सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जैसे एक ट्रेन के डिब्बे। ओके। अगर पहला डिब्बा लोकेशन 100 पर है, तो अगला ठीक 101 पर होगा, फिर 102 पर, और इसी तरह मेमोरी में कोई गैप नहीं होता। अच्छा। और इसी बनावट की वजह से हमें इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर मिलती है, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस मतलब अगर मुझे 50वें डिब्बे में जाना है तो मुझे पहले 49 डिब्बों से होकर गुजरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरे पास सीधे 50वें डिब्बे का टिकट है और मैं पलक झपकते ही वहां पहुंच सकती हूँ। एकदम सही एनालॉजी है। कंप्यूटर ठीक यही करता है। उसे अगर 1000वें एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, तो वो एक आसान सा गणित लगाकर सीधे उस मेमोरी एड्रेस पर पहुंच जाता है। उसे शुरू से गिनना नहीं पड़ता। नहीं, इसी वजह से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने में O ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टाइम लगता है, चाहे एरे में 10 एलिमेंट हो या 10 लाख। तो ये तो इसकी जबरदस्त ताकत हो गई। लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। गाइड में इसके फायदों और नुकसान दोनों का जिक्र है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी इसी लगातार होने की वजह से आती है। सोचिए, उसी ट्रेन के डिब्बों की लाइन में अगर आपको बीच में 10वें और 11वें डिब्बे के बीच एक नया डिब्बा जोड़ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? ओहो, 11वें डिब्बे से लेकर आखिरी डिब्बे तक सबको एक एक कदम पीछे धकेलना पड़ेगा। क्यों? एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा काम है ये तो। बिल्कुल। और प्रोग्रामिंग में यही होता है। बीच में एक नया एलिमेंट डालने के लिए उसके बाद के सभी एलिमेंट्स को मेमोरी में एक एक करके आगे खिसकाना पड़ता है। हाँ। हमारे सोर्स में एक स्टिक फिगर वाली इमेज है, जिसमें एक आदमी एलिमेंट्स को धक्का दे रहा है। वो इसी दर्द को दिखाती है। इस काम में O ऑफ n टाइम लगता है, जो बड़े अरेज के लिए बहुत ही धीमा हो सकता है। तो यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है। हाँ, इसका साइज फिक्स होता है और इसे बदलना महंगा पड़ता है। समझ गए। तो एरेज एक स्पोर्ट्स कार की तरह हैं, सीधी सड़क पर, मतलब डेटा एक्सेस पर, कमाल की स्पीड। हाँ। लेकिन अगर किसी भीड़-भाड़ वाली गली में बार-बार गाड़ी पार्क करनी हो और निकालनी हो, यानी इंसर्ट या डिलीट करना हो, तो हालत खराब हो जाएगी। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। बिल्कुल सही। ठीक है, अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। अरेज सिर्फ एक सीधी लिस्ट नहीं होते। सोर्स में 2D और मल्टी डायमेंशनल अरेज की भी बात हुई है। हाँ। ये एक पहेली जैसा लगता है। अगर कंप्यूटर की मेमोरी एक सीधी सड़क की तरह है, तो उस पर आप एक 2D ग्रिड यानी एक टेबल या मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हम्म। हम तार्किक रूप से तो उसे एक टेबल की तरह देखते हैं, जिसमें रो और कॉलम होते हैं। राइट। लेकिन असल में हम्म। मेमोरी में वो हमेशा एक सीधी लाइन में ही स्टोर होता है। हम्म। कंप्यूटर उस 2D ग्रिड को लेता है और उसे सपाट करके एक लंबी 1D लाइन में बिछा देता है। रुकिए, अगर सब कुछ एक ही लाइन में है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि पांचवी रो का तीसरा एलिमेंट कहाँ है? उसे तो खो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये इतनी तेजी से उसे ढूंढ कैसे लेता है? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम। इसे एक किताबों की अलमारी की तरह सोचिए, जिसमें 10 शेल्फ हैं, मतलब रोज, ओके। और हर शेल्फ पर 20 किताबें हैं, यानी कॉलम्स।
अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरी शेल्फ की 5वीं किताब निकालो, तो आप शुरू से एक-एक किताब नहीं गिनेंगी। नहीं, मैं दिमाग में हिसाब लगाऊंगी। पहली 2 शेल्फ को छोड़ दूंगी, मतलब 2 गुना 20 यानी 40 किताबें, और फिर 5 और गिन लूंगी, तो ये 45वीं किताब होगी। एग्जैक्टली। कंप्यूटर भी ठीक यही करता है। बस वो किताबों की जगह मेमोरी एड्रेस के साथ करता है। अच्छा। इस तरीके को रो मेजर ऑर्डर कहते हैं, जो C++ और जावा जैसी भाषाएं इस्तेमाल करती हैं। वो पहले एक रो के सारे एलिमेंट रखता है, फिर अगली रो के। और इसी तरह आगे। हाँ, और आपके दिमागी हिसाब की तरह ही वो एक छोटे से फॉर्मूले से तुरंत सही लोकेशन का पता लगा लेता है। इसीलिए 2D एरे में भी एक्सेस O ऑफ 1 ही रहता है। कमाल है। मतलब जो हमें एक 2D ग्रिड दिखता है, वो कंप्यूटर के लिए बस एक स्मार्ट तरीके से मैनेज की गई लंबी लाइन है। बिल्कुल। ठीक है, अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिसका जिक्र हमारे सॉस में बिग ओ नोटेशन के साथ किया गया है। ये अरेज का रिपोर्ट कार्ड जैसा है ना? हाँ, एक तरह से रिपोर्ट कार्ड ही है। ये बताता है कि अलग-अलग कामों में अरे कितना अच्छा या बुरा है। ओके। एक्सेस की बात करें, मतलब किसी भी एलिमेंट को उठाना, तो A+ ग्रेड यानी O ऑफ 1 सबसे तेज। सबसे तेज। सर्चिंग में अगर अरे सॉर्टेड नहीं है, तो एक-एक करके खोजना पड़ेगा, जिसमें O ऑफ n टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये सॉर्टेड है, तो बाइनरी सर्च का जादू चलता है और टाइम लगता है सिर्फ O ऑफ log n, जो कि बहुत तेज है। राइट। और जैसा हमने बात की इंसर्शन डिलीशन, ये इसका सबसे कमजोर विषय है। ग्रेड C- या D कह सकते हैं, क्योंकि O ऑफ n टाइम लगता है। तो एक डेवलपर के लिए इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम देखकर सही टूल चुनना है। अगर डेटा को एक बार रखकर बार बार सिर्फ पढ़ना है, तो अरे राजा है। बिल्कुल। लेकिन अगर डेटा लगातार बदल रहा है, तो शायद हमें लिंक्ड लिस्ट जैसे किसी और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये सब ट्रेड ऑफ्स का खेल है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। गाइड में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट तकनीकों का जिक्र है। प्रीफिक्स सम से शुरू करते हैं। ये क्या बला है? ये एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। कल्पना कीजिए, आपको एक बहुत बड़ा एरे दिया गया है और आपसे बार-बार सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे? इंडेक्स 100 से 500 के बीच के सभी नंबर्स का जोड़ बताओ। इंडेक्स 2000 से 9000 के बीच का जोड़ बताओ। हर बार इन एलिमेंट्स को लूप चलाकर जोड़ना बहुत धीमा होगा। हाँ, हर सवाल के लिए एक नया लूप। ये तो बहुत थकाऊ काम है। प्रीफिक्स सम कहता है, एक बार मेहनत करो और फिर आराम। आप एक नया सहायक एरे बनाते हैं। ओके, एक हेल्पर एरे। हाँ, इस नए अरे में हर इंडेक्स i पर आप ओरिजिनल अरे के शुरू से लेकर उस इंडेक्स i तक का जोड़ स्टोर कर देते हैं। इसे बनाने में एक बार O ऑफ n टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने एक बार का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि अब अगर कोई आपसे इंडेक्स i से j तक का जोड़ पूछता है, तो आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर? आप बस अपने प्रीफिक्स सम एरे से pj में से pi-1 घटा दीजिए और आपको अपना जवाब O ऑफ 1 टाइम में यानी तुरंत मिल जाएगा। वाह! मतलब मतलब अगर मेरे पास 1 अरब डेटा पॉइंट्स हैं और कोई मुझसे 2 लाखवें और 5 लाखवें पॉइंट के बीच का जोड़ पूछता है, तो मैं उसे तुरंत जवाब दे सकती हूँ? बिल्कुल तुरंत। ये तो सच में एक सुपर पावर जैसा लगता है। एक बार की मेहनत से बाद के हजारों काम आसान हो गए। यही इसकी खूबसूरती है। ये टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का एक क्लासिक उदाहरण है। हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह इस्तेमाल की ताकि हमारा समय बच सके। बहुत बढ़िया। अगला है टू पॉइंटर तकनीक। ये सुनने में ही किसी जासूसी फिल्म के तकनीक जैसा लगता है। और ये काम भी कुछ वैसा ही करता है। ये उन समस्याओं को हल करने का एक बहुत तेज तरीका है जिन्हें सीधे सीधे करने में 2 नेस्टेड लूप लगते हैं, यानी O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। 2 पॉइंटर उसे एक ही लूप में यानी O ऑफ n में कर देता है। रुकिए, ON स्क्वायर से ON, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। एक बड़े इनपुट के लिए ये पास और फेल के बीच का अंतर हो सकता है। बिल्कुल। ये काम कैसे करता है? इसके 2 मुख्य फ्लेवर हैं। एक है विपरीत दिशा, जहां हम एक पॉइंटर को एरे के शुरू में रखते हैं और दूसरे को आखिर में, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कोई जाल बिछा रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये एक सॉर्टेड एरे में ऐसी जोड़ी ढूंढने के लिए बहुत अच्छा काम करता है जिनका जोड़ किसी दिए गए टारगेट के बराबर हो। और दूसरा? दूसरा है एक ही दिशा, जिसमें दोनों पॉइंटर शुरू में होते हैं, लेकिन एक तेज चलता है और एक धीमा, जैसे कछुआ और खरगोश की दौड़। अच्छा। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, फालतू की चेकिंग से बचना और स्मार्ट तरीके से पूरे एरे को एक ही बार में कवर करना। और इसी से जुड़ी हुई एक और तकनीक है स्लाइडिंग विंडो। हम्म, ये क्या है?
इसे ऐसे सोचिए कि आप एक लंबी बेंच पर सबसे धूप वाले जगह ढूंढ रहे हैं। आप हर एक इंच पर धूप को नहीं मापेंगे। नहीं। आप एक अंदाजे से एक जगह, यानी आपकी विंडो चुनेंगे और फिर उस जगह को बेंच पर आगे पीछे स्लाइड करेंगे। कभी उसे बड़ा करेंगे, कभी छोटा, जब तक कि आपको सबसे अच्छी जगह ना मिल जाए। अच्छा। स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम डेटा के साथ ठीक यही करता है। तो ये उन सवालों के लिए है जहां हमसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा या सबसे छोटा सब एरे बताओ जो इस शर्त को पूरा करता हो। बिल्कुल। ये तकनीक भी बहुत सारी ON स्क्वायर वाली समस्याओं को ON में हल कर देती है, जिससे आपका कोड बिजली की रफ्तार से चलने लगता है। गाइड में कुछ और जरूर जानने वाले पैटर्न भी दिए गए, जैसे कडाने का एल्गोरिदम। ये नाम मैंने बहुत सुना है। हाँ, कडाने का एल्गोरिदम एक क्लासिक है। ये किसी भी एरे में, जिसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, सबसे ज्यादा जोड़ वाले लगातार सब एरे को खोजने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। मैक्सिमम सब एरे सम। हाँ, मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये प्रॉब्लम हल करने की कोशिश की थी, तो मेरा नेस्टेड लूप वाला सोल्यूशन टाइम आउट हो गया था। बाद में जब कटाने का एल्गोरिदम सीखा, तो लगा जैसे कोई जादू सीख लिया हो। और डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम, इसका नाम तो बहुत मजेदार है। हाँ, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें आपके पास एक एरे होता है, जिसमें सिर्फ 0, 1 और 2 होते हैं, और आपको उन्हें सॉर्ट करना होता है। लेकिन बिना किसी पारंपरिक सॉर्टिंग के। हाँ, सिर्फ एक ही पास में। ये 3 पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके बहुत ही चालाकी से किया जाता है। तो अब तक की बातचीत से ये तो साफ है कि अरेज सिर्फ डेटा स्टोर करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पूरा कैनवस है जिस पर ये तकनीकें पेंटिंग करती हैं। बिल्कुल। और ये कैनवस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जैसा हमने शुरू में कहा था, एरेज दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स की रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे। स्टैक को लागू करने का सबसे आसान तरीका एरे है। पुश और पॉप, दोनों O(1) में। क्यू को भी एरे से बनाया जा सकता है, खासकर सर्कुलर एरे का इस्तेमाल करके। ओके। हैश टेबल के अंदर जहां डेटा असल में स्टोर होता है, वो एक एरे ही होता है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प, हीप, जो कि एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर है, उसे भी सबसे एफिशिएंट तरीके से एक एरे का इस्तेमाल करके ही लागू किया जाता है। ये सब जानने के बाद अब उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे श्रोताओं के लिए सबसे जरूरी है। एक इंटरव्यू या परीक्षा के दबाव में वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है बाउंड्री कंडीशंस को नजरअंदाज करना। जैसे कि खाली एरे। हाँ, अपने कोड को हमेशा एक खाली एरे या सिर्फ एक एलिमेंट वाले एरे के साथ जरूर टेस्ट करें। ज्यादातर बग्स इन्हीं कोनों में छिपे होते हैं। और वो क्लासिक ऑफ बाय वन एरर। हाँ, हर प्रोग्रामर के जीवन का श्राप। लूप में in लिखना है या i=n, ये छोटी सी चीज आपके पूरे लॉजिक को तबाह कर सकती है। इस पर डबल चेक करना हमेशा अच्छा रहता है। गाइड में इंटीजर ओवरफ्लो का भी जिक्र है। ये कब होता है? जब आप नंबर्स का जोड़ निकाल रहे हो सकता है कि जोड़ इतना बड़ा हो जाए कि वो एक स्टैंडर्ड इंट वेरिएबल में फिट ही ना हो पाए। और गलत जवाब दे दे? हाँ, इससे बचने के लिए आदत बना लेनी चाहिए कि लॉन्ग लॉन्ग या लॉन्ग का इस्तेमाल करें। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, सवाल ध्यान से पढ़ें। मुझे वो हिस्सा बहुत पसंद आया जहां सब एरे और सब सीक्वेंस के बीच का फर्क समझाया गया है। हाँ, ये एक क्लासिक ट्रैप है। सब एरे का मतलब है एरे का एक लगातार हिस्सा, जैसे ट्रेन के कुछ जुड़े हुए डिब्बे। और सब सीक्वेंस? सब सीक्वेंस में एलिमेंट्स कहीं से भी हो सकते हैं, बस उनका क्रम बना रहना चाहिए। ये छोटा सा शब्द आपके पूरे एल्गोरिथम को बदल सकता है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि एरे, जो पहली नजर में एक साधारण सा टूल लगता है, असल में डेटा स्ट्रक्चर्स की दुनिया की नींव है। सही बात है। एक्सेस की स्पीड और बदलाव की लागत के बीच के संतुलन को समझना और फिर 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना ही एक औसत कोडर और एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर के बीच का फर्क तय करता है। बिल्कुल। और सोर्स का एक्शन प्लान इस सफर को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। रोजाना अभ्यास करें, अपनी गलतियों से सीखें और हमेशा अपने समाधान को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कंसिस्टेंसी। हाँ, जैसा कि गाइड में लिखा है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी लगातार की गई मेहनत कभी-कभी की गई तेज रफ्तार वाली मेहनत से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। और अब आज के लिए एक अंतिम विचार हमारे श्रोताओं के लिए। हमने अभी बात की कि हीप को एरे से लागू करना कैश फ्रेंडली होता है। ये एक बहुत गहरे सवाल की तरफ इशारा करता है। मेमोरी में डेटा का फिजिकल लेआउट, मतलब कौन सा डेटा किसके बगल में रखा है, जिसके बारे में हम कोड लिखते समय शायद ही कभी सोचते हैं,
हमारे कोड की परफॉर्मेंस को असल में कितना प्रभावित